अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। मेरा नाम है सजाद असगर और आप सबको स्टडी रिवर के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं खुशामदीद कहता हूं जी। और हमारी जो करंट फेयर की सीरीज़ थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम मंथ वाइज नहीं रैंडमली करेंगे, जिस तरह से अभी करंट इशू जो चल रहे हैं वहीं पे वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो पास्ट पेपरों में आए हैं वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज जो मैंने मटेरियल यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इकट्ठा किया है आपके सामने डिस्कस करने के लिए, वो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ जी। तो आप लोग फीडबैक देते रहा करें ताकि पता चलता रहे कि आपको ये करंट अफेयर जो है वो पेपर के अंदर हेल्प आउट कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है ना वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। अभी हाल ही में जो है ना, मतलब एक वीक ही हुआ होगा, तो उसमें ये है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया। इससे पहले वाला जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर था उसने भी रिज़ाइन किया था। इसके पीछे स्टोरी क्या है मैं बताता हूँ आपको, पहले आप नाम लिख लें। तो जिस प्राइम मिनिस्टर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है ना, उसका नाम जो है, जो जिसने अभी रिज़ाइन किया है उसका नाम है महियुद्दीन। महियुद्दीन अक्सर बोलते हैं लेकिन पूरा नाम उसका महियुद्दीन यासीन है। ठीक है, इस बंदे का पूरा नाम महियुद्दीन यासीन है और ये डेट जो है वो है 16 अगस्त 2021 इस बंदे ने रिजाइन किया है। ये इनका 8वां प्राइम मिनिस्टर था। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मलेशिया के अंदर वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया जिसने सबसे कम अरसा एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप इंजॉय की है या गुजारा है, तो यही है शॉर्टेस्ट। ठीक है, सबसे कम अरसे के लिए जो प्राइम मिनिस्टर रहा है मलेशिया का वो ये है। और ये आया था मार्च में, 2020 में ये बंदा आया है और 2021 के अंदर इसने रिजाइन कर दिया। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था ना इनका, महातीर मोहम्मद, उसका नाम लिख लीजिए, महातीर मोहम्मद। उस बंदे ने रिजाइन किया था तो ये बंदा इनका प्राइम मिनिस्टर आया था। अच्छा, मलेशिया को टाइगर ऑफ एशिया भी कहते हैं। जो टाइटल है ना मलेशिया का, उसको टाइगर ऑफ एशिया भी कहते हैं। और इस बंदे के बारे में ये है जी, ये अगर 8वां था तो ये इनका 7वां प्राइम मिनिस्टर था, पीएम था। और एज ए लॉन्गेस्ट इसका टेन्योर रहा है जी। मलेशिया में सबसे लंबे अरसे के लिए अगर कोई प्राइम मिनिस्टर गुजरा है तो वो महातीर मोहम्मद है। उसने 2020 के अंदर रिजाइन किया तो फिर उसकी जगह ली थी महियुद्दीन यासीन ने, जो कि अब 16 अगस्त को उसने भी रिजाइन कर दिया है इसकी प्राइम मिनिस्टरशिप से। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि ये सबसे लंबे अरसे के लिए रहा है, ये सबसे छोटे अरसे के लिए रहा है और दोनों ने रिजाइन किया है। तो हम इसी को पढ़ रहे हैं तो फिर ये देखें कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ओल्ड नेम ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसको नीदरलैंड ऑफ ईस्ट एशिया भी, ईस्ट इंडिया भी कहते थे और इसको डच ऑफ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं। डच इसका ज्यादा मशहूर है तो यहाँ पे आप डच ही लिखेंगे, डच ऑफ ईस्ट इंडिया। अच्छा, ये आपने याद, डच उस तरफ के लोगों को ही कहते थे, पुर्तगीज या वो जो नीदरलैंड वाले लोग थे उनको ही डच कहते थे। लाइक आपके यहाँ पे जो पेपर में क्वेश्चन किया जाता है कि कौन से अंग्रेज थे जो सबसे पहले बड़े सगीर में आए थे, तो वो डच थे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज भी याद रख सकते हैं कि जो इंडोनेशिया का पुराना नाम था वो क्या था, तो उसको डच ऑफ ईस्ट इंडिया कहते हैं। और वैसे अगर ये देखें आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जो कंट्री है वो इंडोनेशिया। दुनिया में नंबर 1 मुस्लिम कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सा है जी? इंडोनेशिया। मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के आबादी के लिहाज से
सबसे बड़ा कंट्री दुनिया के अंदर इंडोनेशिया, और अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो वो पाकिस्तान है। सेकंड कौन सा है जी? पाकिस्तान। ठीक है, यहां तक आप याद रखिएगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो है वो है जी, एशिया वॉलीबॉल चैंपियन 2021 के अंदर एशिया वॉलीबॉल चैंपियन जो है वो कौन सा कंट्री है? तो उस कंट्री का नाम है फिलिपाइन। क्या नाम है जी? फिलिपाइन। और ये किस एरिया में आता है जी? ये एशिया में आता है। और एशिया के किस हिस्से में आता है जी? वो अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में ये ईस्ट वाली साइड पे आता है एशिया के। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और ये वाहिद कंट्री है फिलिपाइंस, एशिया में वो वाहिद कंट्री है जो क्रिश्चियन आबादी पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये फिलिपाइन के बारे में आपने याद रखना है। फिर जैसे कि जी फॉल ऑफ काबुल, काबुल की इस तरह से मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कि फॉल ऑफ ढाका। क्वेश्चन बड़ी दफा आता है पेपर में कि फॉल ऑफ ढाका कब हुई? तो वो हुई थी 16 दिसंबर 1971, यानी कि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। बांग्लादेश का कैपिटल क्या था? ढाका। तो ढाका जैसे ही हमारे हाथ से गया तो बांग्लादेश एक अलग कंट्री की हैसियत से मार्ज वजूद में आया। तो इसी तरह से ये फॉल ऑफ ढाका अभी रीसेंट नहीं सॉरी फॉल ऑफ काबुल अभी रीसेंट हुई है। डेट मतलब इसकी आप लिखें तो 15 अगस्त 2021। ठीक है, तो ये ऐसे है कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत थी। पहले कौन थे कि 2001 के अंदर यहाँ पे ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पे एक हुकूमत बनाई अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के अंदर। तो यानी कि उस वक्त, उससे पहले थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पे बताना तो है, मैंने डिटेल आपको, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो जब 2001 के अंदर तालिबान की हुकूमत को गिरा के वहां पे हुकूमत बनाई गई यूएसए की तरफ से, तो फिर आज अब 2020 या 21 के अंदर वो यूएसए ने यहां से जाना स्टार्ट किया, यानी कि अफगानिस्तान को छोड़ना स्टार्ट किया। तो फिर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना स्टार्ट किया। तो चलते चलते आखिरी अफगानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है काबुल। तो काबुल पे उन्होंने जब उसको भी फतह कर लिया तो उसको फॉल ऑफ ढाका का नाम दिया जाता है, दिया गया है या दिया जाता है। तो उसी तरह से वो डेट थी 15 अगस्त। इसका मतलब है कि अब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत किन की है? तालिबान की। जैसे 15 अगस्त से मिली जुली डेट में आपको बताऊं तो इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है वो 15 अगस्त को है। इसके साथ बहरीन की है। ठीक है, ये भी 15 अगस्त को है। और इसके साथ ये जो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये वो दो ममालिक हैं जिनकी इंडिपेंडेंस डेट जो है वो 15 अगस्त है। ठीक है, इन चारों कंट्रीज की जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त है। जैसे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है वो 14 अगस्त है, इंडिया का 15 अगस्त है। इसी तरह से फॉल ऑफ काबुल भी 15 अगस्त को हुई है। और ये 38 पैरेलल लाइन मैंने इसलिए लिखा था कि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। दुनिया में 4 तरह की पैरेलल लाइन है जो पेपर में पूछी जाती हैं। 49 पैरेलल लाइन, 17 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन और ये 38 पैरेलल लाइन। अच्छा, ये वाली जो पैरेलल लाइन है ना, इसको आप इस तरह से समझें जैसे कि ये एक कंट्री है। तो कंट्री बल्कि दो कंट्री हैं, समझ लें, ये नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ कोरिया के, इनके दरमियान में एक बॉर्डर है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधा चलता है कि यानी कि दोनों कंट्रीज को आपस में डिवाइड करता है। तो ये जो सीधी लाइन है ना, इसको पैरेलल लाइन कहते हैं। जो बॉर्डर की लाइन है सीधी, यानी कि दो कंट्रीज को आपस में डिवाइड कर रही है, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये जो 38 पैरेलल लाइन है ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के दरमियान में है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी एक पैरेलल लाइन आती है रन ऑफ कच्छ के पास, तो वो 24 पैरेलल लाइन है। ठीक है,
दुनिया का सबसे लंबा, जो पूछा जाता है कि दुनिया के सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो कौन सा है, तो वो 49 पैरेलल लाइन है। ठीक है, 49 पैरेलल लाइन जो कि कनाडा और यूएसए के दरमियान में आता है। एक 17 पैरेलल लाइन है जो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के दरमियान में, जो कि अब एक ही कंट्री हो चुका हुआ है, तो इसलिए वो दो वियतनाम नहीं है, एक ही वियतनाम है। तो ये आपको समझ आया इस तरह से। ये तालिबान की पहली हुकूमत, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ बता देता हूँ कि तालिबान की पहली हुकूमत कब आई। पहली हुकूमत तो वैसे इनकी 1996 के अंदर आई थी। जैसे मैं पहले आप ये लिख लें कि उस वक्त इनका लीडर कौन था, तो मुल्ला उमर की लीडरशिप में इन्होंने हुकूमत बनाई थी, और हुकूमत इन्होंने बनाई थी 1996 के अंदर। थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया था 1979 के अंदर। फिर उसके बाद एक जिनेवा पैक्ट हुआ 88 में, और उसके बाद वो उन्होंने अपनी फोर्सेस यहाँ से निकाल ली, जिस तरह से अभी यूएसए ने निकाली हैं। ठीक है, तो 1989 के अंदर जब उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ से अपनी फोर्सेस निकाल ली, तो उसके बाद यहाँ पे तालिबान जो है वो ज्यादा ताकतवर होते गए। तो जाके मुल्ला उमर की लीडरशिप में इन्होंने 1996 के अंदर अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बना ली। फिर बाद में आगे चलते हुए 2001 तक यह हुकूमत चलती है, और 2001 में इस हुकूमत को खत्म होने की वजह यह होती है कि 9/11 का वाकया होता है, जो कि मोस्टली लोग आप में से जानते हैं। तो होता क्या है कि जिसमें वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको जीरो ग्राउंड भी कहते हैं, वहां पे जहाज टकराते हैं और वो दोनों बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, जिसके बदले में मोस्टली जो 1500 के करीब या ऊपर नीचे लोग जो हैं उनकी हलाकतें हो जाती हैं वहां पे। और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि यूएसए नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला कर देता है उसामा बिन लादेन की आड़ में। तो उसामा बिन लादेन के पीछे जो माइंडसेट होता है वो इन्हीं तालिबान का होता है। तो फिर यहाँ पे वो फोर्सेस अपनी उतार देते हैं और यहाँ पे जंग स्टार्ट हो जाती है, और तालिबान जो है वो हुकूमत छोड़ के पहाड़ों में चले जाते हैं और लड़ाई करते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं या हुकूमत है उसी बंदे की होती थी जो जिसको सपोर्ट होती थी यूएसए की। अब चूंकि यूएसए यहाँ से छोड़ के जाना स्टार्ट हो गया, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया तालिबान से, तो वो उन्होंने अपनी फोर्सेस यहाँ से निकाल ली। अब हुआ क्या कि अब अब्दुल्ला गनी जो है वो अब्दुल्ला और अशरफ गनी जो है वो भी कंट्री छोड़ के भाग गए। अब हुकूमत जो है वो पूरा का पूरा कंट्री तालिबान के हाथों में था। तो तालिबान ने बड़ी तेजी से हर सूबे को फतह किया, और लास्ट वाला जो सूबा यानी कि काबुल था, दारुल हुकूमत भी है, तो उस पे भी कब्जा कर लिया तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को। तो अब वहां पे हुकूमत किन की है? तालिबान की। उसामा बिन लादेन का क्या हुआ था कि ये जब यहाँ पे 2001 में आए, तो उसके बाद 2 मई 2011 को 2 मई 2001 को जो है उसामा बिन लादेन को एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन नेपच्यून जिसको नाम दिया गया था। उसके जरिए से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो हुआ था एबटाबाद में। उस टाउन का नाम था बिलाल टाउन, और बिल्कुल ककूल अकेडमी पाकिस्तान की, वहाँ पे उसामा बिन लादेन जो है वो रहायश पजीर था। तो वहाँ पे जो नेटो फोर्सेस या यूएसए ने हमला करके उसामा बिन लादेन को वहाँ पे हलाक कर दिया, और उसामा बिन लादेन जो है वो वहाँ पे उनकी जो इंतकाल हो गया। तो देन अब आगे चल के उन्होंने अफगानिस्तान को खाली कर दिया है। तो अब वहाँ पे दोबारा से हुकूमत किसकी बन गई है अफगानिस्तान में? तालिबान की। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि अफगानिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने जो है वो 19 नवंबर 1946 के अंदर यूएनओ को ज्वाइन किया था। वैसे यूएनओ कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, 1945 के अंदर यूएनओ बनी थी, और अब तक ये चल रही है जी।
तो वैसे तो इस पे और बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो बाकी के एमसीक्यूज इंशाल्लाह अफगानिस्तान पे मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा टच हम हर वीडियो में इसको अफगानिस्तान को देते रहेंगे, क्योंकि अब ये बर्निंग इशू है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें जी, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।